नमस्कार, जय हिंद। आप बच्चों का वापस से हार्दिक स्वागत है। नंबर्स की ये जो जर्नी है ना, ये हमें कितनी ही मजेदार चीजों से गुजारते हुए आज इस मोड़ पर ले आई है, जहां पर हम लोगों ने जीरो मल्टीप्लाई जीरो एक नंबर हो सकता है, माफ करना, जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी एक नंबर हो सकता है, और जीरो डिवाइड बाई जीरो एक नंबर हो सकता है। इस चीज को हम लोगों ने कुदरत के अंदर यानी नेचर के अंदर नेचर को ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया है। और ये जर्नी ना हमारी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बूस्ट करती है। जब तक इंसान को कोई चीज पता नहीं होती है वो क्यूरियस होता है, लेकिन नेचर ने एक चीज सिखाई कि जब तक आपको पता नहीं है आप क्यूरियस हो, लेकिन पता लगने के बाद नेचर आपको और क्यूरियस बना देता है, क्योंकि नेचर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है। और इसी से जितना भी ज्ञान हम लोग ले लेंगे नेचर से, उसके बाद भी असीमित संख्या में इंफॉर्मेशन हमारे लिए अननोन रहती है। और यही वो चीज है जो हम इंसानों को क्यूरियस बनाती है। एंड जैसे जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं, हम इवॉल्व करते रहते हैं। सो ये जो इंफॉर्मेशन का जो गेम है जो नेचर हमारे साथ खेल रही है, वो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस को ही मिलता है, और वो है कि नेचर से इंफॉर्मेशन लेते जाओ, इवॉल्व करते जाओ। जितना आप इवॉल्व करोगे उतनी ह्यूमैनिटी की ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी, और इसी से बनोगे आप एक महान इंसान। अब नेचर की जो नंबर्स की ऑब्जर्वेशन थी, हम लोगों की जो ये जर्नी है, यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी एक नंबर होता है जो कि वास्तविकता को देखने के बाद ही आप बता सकते हो, अन्यथा वो एक नॉट डिफाइंड नंबर है। जीरो डिवाइड बाई जीरो भी एक नंबर होगा जो कि आप वास्तविकता को देखने के बाद ही बता सकते हो, अन्यथा वो नॉट डिफाइंड रहेगा। फिर इसी से एक क्वेश्चन माइंड में आता है, एक सवाल मन में उमड़ता है, और वो सवाल ये होता है कि यार जो परिस्थिति हमने ली थी, वो उस परिस्थिति में जो जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी वाली परिस्थिति थी, वहां पर हमने कांस्टेंट स्पीड से पर्सन को मूव किया था, तो वहां पर किसी भी बंदे की स्पीड को हम जानते हैं। यस, हम जानते हैं कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। इसलिए जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी की जो वैल्यू थी, सॉरी, जीरो डिवाइड बाई जीरो की जो वैल्यू थी, वो 10 मीटर पर सेकंड आई थी। हमने लेंथ को देखा था, इसलिए जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी की वैल्यू आपकी उस लेंथ के नंबर के इक्वल आई थी, जिसकी मदद से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन चीजों को समझा, और 0.99999 इक्वल टू 1 क्यों होता है, इन चीजों को हमने जाना। बट अगर कोई इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, तो हम इंसान इंस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड को कैसे निकालेंगे। अब यहां पर अभी के लिए हम असमर्थ हैं इंस्टेंट वेलोसिटी और या फिर इंस्टेंट स्पीड को निकालने के लिए, या इंस्टेंट एक्सीलरेशन को निकालने के लिए, या किसी भी वैल्यू को पॉइंट पे निकालने के लिए जहां पर चीजें वेरी करती हैं। लेकिन नेचर ने हमको ये सिखा तो दिया है ना, ये हिंट तो दे ही दिया है ना, कि अगर आप मुझसे बात करोगे, मुझे ऑब्जर्व करोगे, नंबर के फ्लोज को देखोगे, जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान की मदद से आप मुझे देखना स्टार्ट करो, नया ज्ञान मैं खुद ब खुद दे दूंगा, और इसी तरह आप कहलाओगे एक सेल्फ लर्नर और एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। तो वही काम अब हम लोग करेंगे, और यहां पर खोजेंगे हम लोग। यहां पर हम इंसान कोई चीज क्रिएट नहीं करते, हम सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। ज्ञान हमेशा नेचर देता है। और इसी प्रक्रिया को जो आज हम लोग करने वाले हैं, नेचर को ऑब्जर्व करने वाले हैं, इसी से हम लोग एक ऐसी चीज डिस्कवर करने वाले हैं जिसको हम लोग अपनी किताबों में इस नाम से जानते हैं, लिमिट के नाम से जानते हैं। और ये वो डिस्कवरी है जिसने ह्यूमंस की इवोल्यूशन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया, बहुत तेजी से, क्योंकि कैलकुलस ने हम ह्यूमैनिटी, हम पूरे ह्यूमंस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है। मतलब जो रफ्तार ग्रोथ की पहले थी, उससे कई गुना तेजी से हमारी रफ्तार बढ़ी है, क्योंकि नेचर को देखने का एक नया नजरिया, नेचर को समझने का एक नया नजरिया, इंस्टेंट पॉइंट्स पर हमारे नेचर किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी जीरोस की दुनिया में नेचर कैसे बिहेव कर रहा है, उस चीज को जानने का नजरिया। और सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं से बहुत कुछ बन सकता है, ये एक नई सोच हम इंसानों के अंदर भर दी इस ऑब्जर्वेशन ने। एक ऑब्जर्वेशन इंसान को, इंसान के मानसिकता को कितने हाई लेवल तक ले जा सकता है, और यही वो मानसिकता है जो हमारी क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। और यही चीज तो हमें सीखनी है एज अ स्टूडेंट। हम ये चीज एक्चुअली में, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन में अपने आप को फोकस्ड रखना है, और वो है मात्र ऑब्जर्वेशन, नंबर्स के जरिए नेचर के साथ कम्युनिकेशन। नेचर आपको ज्ञान प्रदान करके खुद जाएगा, और इस चीज के लिए आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही बनोगे आप सेल्फ डिपेंडेंट और एक सेल्फ लर्नर पर्सन। तो अब यहां पर
आगे की कहानी में हमें पहुंचने के लिए, नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इस चीज को समझना होगा, जो कि आप लोग जानते होंगे, बट स्टिल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें एवरेज स्पीड को थोड़ा सा समझना होगा। तो एवरेज स्पीड से या एवरेज से हम लोग क्या समझते हैं? एवरेज से हम लोग ये समझते हैं, जो कुदरत से हमें ज्ञान मिला है, जो हमने छोटी क्लासेस में ऑब्जर्व किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेफिनेशंस के जरिए आगे बढ़ते हैं। बट नहीं, हम डेफिनेशन से नहीं, नेचर को ऑब्जर्व करके ही एवरेज को समझते हैं और राइट न्यूरॉन्स को अपने ब्रेन में जनरेट करते हैं। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि जिस काम को या जिस प्रक्रिया को करने के लिए शायद आपने मल्टीपल नंबर्स का इस्तेमाल किया हो, उसी प्रक्रिया को करने के लिए कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में बता रहा हूं, कोई एक नंबर सेम काम को सेम समय में कर दे, तो उस नंबर को हम लोग एवरेज कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यार एक बच्चा है, वो रोज की क्या कहते हैं, एक टॉफी खाता है, और एक दूसरा बच्चा है वो रोज की 3 टॉफियां खाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम कहें कि यार हमें एवरेज अगर देखा जाए तो ये दोनों बच्चे पर बच्चा कितनी टॉफीज कंज्यूम हो जा रही है, तो 1 और 3 को अगर जोड़ के मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो प्रति बच्चा यहां पर 2 टॉफियां निकल कर आती हैं। तो यानी कि अगर मैं दोनों के लिए 2-2 भी टॉफियां खरीद लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये 2 नंबर से मैंने ये सोचा, मुझे नहीं पता कौन सा बच्चा 1 टॉफी खाता है, कौन सा बच्चा 3 टॉफी खाता है, बट मुझे ये पता है कि 4 टॉफियां कंज्यूम हो रही हैं, 2 बच्चे हैं, और यहां पर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 टॉफी प्रति बच्चा अगर मैं खरीदता हूं और दोनों को 2-2 टॉफी दे देता हूं, तो ये बच्चे आपस में शेयर कर लेंगे कि भाई मैं तो एक ही खाऊंगा, ले एक तू रख ले। तो ये होता है एवरेज। थोड़ा सा और साधारण वे में चलते हैं और आसान भाषा में इसको समझते हैं। यहां पर मैंने जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसमें से 2 इक्वेशंस को लिखा है, जिसकी मदद से मैंने डेटा को प्लॉट किया है। जहां पर मैंने ये रखा है कि इनिशियल स्पीड को मैंने 0 लिया है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, ताकि नंबर्स मेरे लिए इजी रहें, और फिर इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैंने नंबर्स को लिख लिया है, प्लॉट कर लिया है डेटा को, जिसमें कि 0 टाइम पर ये ब्लू लाइन आपकी टाइम की है, ये ब्लैक लाइन आपकी पोजीशन की है। 0 टाइम पे मेरी पोजीशन होगी 0, 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 है और पोजीशन 0 है, लेकिन जब टाइम 1 हो जाएगा तो मेरी पोजीशन होगी हाफ मीटर और वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का डेटा सिर्फ यहां पर है। 2 सेकंड पर मेरी पोजीशन 2 होगी, 3 सेकंड पर मेरी पोजीशन 4.5 होगी, जो ये 4 और 5 के बीच में ही ये 4.5 है। चौथे सेकंड पर मैं पहुंच जाऊंगा 8 मीटर पे, और 5वें सेकंड पे मैं पहुंच जाऊंगा 12.5 पे, और छठे सेकंड पर मैं पहुंच जाऊंगा 18 मीटर पे। तो ये मैंने यहां पर प्लॉट कर लिया, पोजीशंस को देख लिया। अब देखो यहां पर एवरेज स्पीड। तो अगर मैं परिस्थिति को देखूं, हमें खुद से कुछ एज्यूम नहीं करना है भाई, सामने चीजें देखना है, बोलना है, ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। तो मैं देख रहा हूं कि यहां से 18 मीटर ट्रेवल करने में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, देखो हर वक्त आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, बट यहां पर एवरेज का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल वेलोसिटी से तो मैंने 6 सेकंड में 18 मीटर कवर कर लिया, लेकिन वो एक वेलोसिटी बताओ, एक वेलोसिटी बताओ जिसकी मदद से आप 18 मीटर 6 सेकंड में ही कवर कर सकते हो। तो अगर मैं 18 मीटर को 6 सेकंड से डिवाइड कर दूं, 18 मीटर को 6 सेकंड से डिवाइड कर दूं, तो यह जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैं हर सेकंड 3 मीटर, फिर 6 मीटर 2 सेकंड हो गए, फिर 9 मीटर 3 सेकंड हो गए, फिर 4 सेकंड में 12वें मीटर पे, 5 सेकंड पे 15वें पे, और 6 सेकंड पे 18वें पे। तो यहां पर एक ही नंबर से मैं वही काम कर पा रहा हूं जो कि मैंने मल्टीपल नंबर्स के साथ किया है, और इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड, या अगर डायरेक्शन के साथ बता रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ गया सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूला, अब आप मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला डिराइव्ड है या डिस्कवर्ड है? ठीक है, कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि डिस्कवरी और डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप सोचो, देखो डेरिवेशन हमने नहीं करी है, हमने यहां पर नेचर को ऑब्जर्व किया, उसको मैथमेटिकली लिखा है, और यहां पर ऑब्जर्वेशन से ज्ञान मिला है। जो चीज आपको किसी और से मिलती है तो वो एक खोज के फॉर्म में हो जाती है। अब नेचर ने खुद नहीं दिया, आपने नेचर को ऑब्जर्व करके उसे खोजा है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कवरी कहता हूं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बना हमारा वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, और एवरेज का मतलब निकल कर आया जो काम मल्टीपल नंबर्स करते हैं वही काम अगर समय के साथ जुड़ा हुआ है, तो वही काम अगर एक नंबर कर दे तो बताओ वो नंबर क्या होगा, और उसी नंबर को हम एवरेज कहेंगे। तो ये होता है आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने इसको समझ लिया है, अब बढ़ते हैं हम लोग उस दुनिया में वापस से जहां हम नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे नेचर के साथ और कुछ नया खोजेंगे, ठीक है, जो कि नेचर बैठा है हमें देने के लिए। हर वो चीज नेचर में हर रोज होती रहती है, हमें सिर्फ देखने वाला बनना है। जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि एप्पल तो हमेशा गिरते थे, पर देखने वाले सर आइजैक न्यूटन निकले। तो जो देखेगा नेचर के अंदर, जो ऑब्जर्व करेगा, उसे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करेगा, नाम उसी का महान होगा। देखता तो हर इंसान था,
देखते तो हर लोग थे ना, एप्पल तो हमेशा से गिरते आ रहे थे, लेकिन ऑब्जर्व करने की इच्छा किसके मन में आई? सर आइजैक न्यूटन सर के मन में आई। इसीलिए उनका नाम इतने महान अक्षरों से, मतलब सॉरी, गोल्डन अक्षरों से लिखा जाता है, और उनका नाम आज तक याद रखा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करी है। तो उसीलिए हमें भी ऑब्जर्वेशन के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो अब बढ़ते हैं यहां पर। हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि यार अगर अगर जो हमने जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी या जीरो डिवाइड बाई जीरो केस में देखा था, अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम को फ्रीज कर दिया, यानी कि हम उसकी इंस्टेंट स्पीड बताना चाहते हैं, और इंस्टेंट कभी भी बिटवीन टू टाइम नहीं हो सकता, इंस्टेंट मतलब राइट नाउ, ठीक है, इसे पर्टिकुलर टाइम पे बताना है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं उसकी स्पीड बताना चाहूंगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि टाइम रुका हुआ है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई? टाइम रुक गया तो वो इंसान भी रुका हुआ नजर आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो, और टाइम क्योंकि रुका हुआ है तो टाइम टेकन वो भी जीरो होगा। तो यहां पर हमारे पास जीरो डिवाइड बाई जीरो आ गया। बट परिस्थिति को अगर हम देखें तो हमें वास्तविकता में नजर आ रहा है कि भाई पर्सन अगर ए से बी पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, तो हर वक्त उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड रही होगी, इसलिए जीरो डिवाइड बाई जीरो की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकंड रखी। वास्तविकता में अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा होता तो इसका जवाब यहां पर जीरो डिवाइड बाई जीरो का 20 मीटर पर सेकंड हो जाता। ये हमने खोजा था। लेकिन अब चैलेंज, हम इंसानों के लिए क्यूरियोसिटी के साथ एक चैलेंज आया, व्हाट इफ अगर कोई इंसान वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप वेलोसिटी को कैसे खोजोगे? जीरो डिवाइड बाई जीरो की वैल्यू आप कैसे खोजोगे? क्योंकि यहां पर भी आप इंस्टेंट वेलोसिटी ही तो बताना चाहते हो। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? जो ज्ञान हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी तक नंबर्स की जर्नी में कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर करी हैं, और नए नए तरीके भी एक्सप्लोर करे हैं। तो वहां पर हमें याद आता है कि यार जब हम लोग जीरो की पावर जीरो को ढूंढ रहे थे, या फिर जब हम लोग यूलर्स नंबर ई को ढूंढ रहे थे, इस दौरान हम लोगों ने चीजों को कैसे एक्सप्लोर किया था? उस नंबर के करीब जाने की कोशिश करी थी जहां पर हम उसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। जैसे जीरो बाई जीरो में हमने एक्स की पावर एक्स लिया था, और एक्स की वैल्यूज रखते गए थे, डालते गए थे, तब तक जब तक हम लोग, आपको वो वीडियो याद होगी, नहीं होगी तो प्लीज उसको रिविजिट करना। हमने क्या किया था? वन से शुरू किया था, और ऑल द वे एक्स की वैल्यू को जीरो के करीब लेके गए थे, 0.00001 तक लेके गए थे, और रिजल्ट्स के पैटर्न को देख के ये बताया कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये ज्ञान हमारे पास हमने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि अभी हम यहां क्या करने वाले हैं। ये जस्ट आपका एक वो बताना था मुझे कि इतिहास का कौन सा ज्ञान आपके पास मौजूद है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये बड़ा ही मजेदार होने वाला है। एंड आई प्रॉमिस यू, ठीक है, कि ये जानने के बाद आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स 11th की जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और 12th की जब आप करते हो, तो एंटायरली कैलकुलस पर डिपेंडेंट है। हमें क्योंकि उसके सिर्फ फॉर्मूलाज पता होते हैं, उसका कोर मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं, और इसलिए हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ नहीं आती हैं, अन्यथा वो होती बहुत आसान है। तो चलो उसी चीज के लिए हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। तो अब बात आती है, हम यहां पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहां पर सारी वैल्यूज हमारे लिए नोन है। अब आप कहोगे नोन से क्यों करना है हमें? तो भाई ज्ञान आप लोग नोन वैल्यूज के जरिए लोगे, ताकि वेरीफाई हो कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो सही है या गलत है। फिर अननोन्स को आप खोजना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो हमें क्या पता कि अभी हमें तो प्रोसेस भी नहीं पता है, हमें तो कोई ज्ञान भी नहीं है। तो नोन नंबर्स के जरिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और नंबर के फ्लोज को, नंबर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें जो ज्ञान मिलेगा उससे फिर हम फ्यूचर में अननोन्स को ढूंढ पाएंगे। तो अब यहां पे देखते हैं, हम एक नंबर चुन लेते हैं, हम कहते हैं 5। 5 पे आ जाते हैं हम लोग, और यहां पर मुझे कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, तो मैं फोन ले लेता हूं, इसी के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। यस, तो 5 नंबर को हम चुन लेते हैं कि 5वें सेकंड पर मेरी जो पोजीशन है वो है 12.5 मीटर की। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो आता है वही कर सकते हो। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को देखते हैं, ठीक है, वही निकालना आता है हमें। एवरेज स्पीड अगर हम देखते हैं यहां पर, तो मैं पहले 5 सेकंड की एवरेज स्पीड निकालता हूं, फर्स्ट 5 सेकंड की एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स की। तो वो आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मेरे पास 12.5 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम है मेरे पास 5 सेकंड। तो ये आ जाएगा आपके लिए 5 2 10, फिर यहां पे पॉइंट आएगा 25 5, 2.5 मीटर पर सेकंड। ये आई मेरी एवरेज स्पीड, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब मैं करता हूं एवरेज स्पीड निकालता हूं यहां पर 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड मतलब 1 से लेकर 5 तक के बीच में, जब मेरी पोजीशन, जब टाइम 1 था और टाइम 5 है, तो अब लास्ट 4 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड निकालता हूं। तो वो एवरेज स्पीड यहां पर निकल कर आती है, यहां पर डिस्टेंस होगा ये 12.5 है, और ये आधा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा मेरे पास
12 मीटर का और टाइम होगा 4 सेकंड का, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकालता हूं एवरेज स्पीड, निकालता हूं मैं यहां पर लास्ट 3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 तक, तो यहां पर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 12.5 माइनस 2, यानी कि आपका हो जाएगा 10.5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 10.5 डिवाइडेड बाई टाइम है मेरे पास 3 सेकंड का, तो मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 3 3 9.15, 3.5, तो ये आएगा 3.5 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकालता हूं एवरेज स्पीड लास्ट 2 सेकंड्स के लिए, लास्ट 2 सेकंड्स के लिए, तो वो हो जाएगा 3 से लेकर 5 तक। डिस्टेंस है 4.5 से 12.5, यानी कि 12 में से 4 गए 8, तो 4.5 से 12.5 8 मीटर आएगा। 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकंड्स, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हम निकालते हैं लास्ट 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा ही बचा है। एवरेज स्पीड फॉर लास्ट 1 सेकंड, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर और टाइम है 1 सेकंड, तो 4.5 डिवाइड बाई 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जरा इनके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर नजर आएगा कि यार हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि जब 5th सेकंड था तो उस टाइम मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंट स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, तो कितनी है। तो भाई हमें पता है ऑलरेडी कि 5th सेकंड पर हमारी जो इंस्टेंट वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे लिए नोन है, ये हमारे लिए नोन है। और अब अगर हम इन रिजल्ट्स को देखें कि अगर मैं अपनी एवरेज स्पीड निकालता हूं पहले 5 सेकंड के लिए, पहले 5 सेकंड के लिए, तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड आता है। लास्ट 4 सेकंड के लिए, लास्ट 5 सेकंड्स के लिए 2.5 मीटर, लास्ट 4 सेकंड्स के लिए 3 मीटर पर सेकंड, लास्ट 3 सेकंड्स के लिए 3.5 मीटर पर सेकंड, लास्ट 2 सेकंड्स में 4 मीटर पर सेकंड और लास्ट 1 सेकंड में 4.5 मीटर पर सेकंड। क्या ये नंबर इंक्रीज हो रहा है रिजल्ट का? ऑब्जर्वेशन, हम नहीं, देखो जो दिख रहा है बस उसी को सत्य मानो। क्या ये नंबर इंक्रीज हो रहा है? जवाब है यस, नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या ये नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक नोन रिजल्ट है ना, क्या ये नंबर 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है? ऑब्वियसली यस। तो यहां पर एक बात नजर आई, एक बात समझने वाली आई, और अपने प्रीवियस ज्ञान का इस्तेमाल हमें करना है। यदि मैं यहां पर 0 डिवाइड बाय, मैं कहता हूं 5th सेकंड पर अगर मैं चाहता हूं इंस्टेंट वेलोसिटी को बताना, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन दोनों क्या होंगे? 0। तो रियलिटी को अगर मैं देखता हूं, और क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन अगर मेरे पास रियलिटी एग्जिस्ट, ऑब्वियसली बात है रियलिटी एग्जिस्ट करेगी तभी आप बता पाओगे। लेकिन इस एक प्रक्रिया को भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बात निकल कर आ रही है, ठीक है, एक बात निकल कर आ रही है। मान लो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन है या बहुत बड़ी वैल्यू है, हमें नहीं पता है, तो अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो यहां पर एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अब अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है या टाइम टेकन जो है, टाइम फ्रेम को देखो छोटा करता जा रहा हूं, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, मैं टाइम टेकन छोटा करता जा रहा हूं और उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल को लिख रहा हूं, तो ये नंबर भी, इसके जो रिजल्ट हैं वो भी एक नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहां पर हमें वो दिख रहा है कि वो नंबर 4.5 की तरफ, साढ़े मतलब 2.5 से बढ़ते हुए 4.5 तक गया। अब हम ये भी तो कह सकते हैं वो 6 की तरफ बढ़ रहा हो, वो 7 की तरफ बढ़ रहा हो, वो 8 की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो यहां से एक नजरिया भी बन रहा है, प्लस एक चैलेंज और निकल कर आ रहा है कि भाई आप कैसे कह सकते हो ये 5 की तरफ ही बढ़ रहा है? हो सकता है 5.5 की तरफ बढ़ रहा हो सकता है 6.6 की तरफ बढ़ रहा हो, या 7 की तरफ बढ़ रहा हो, या 100 की तरफ जा रहा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर है यहां पर, तो हम कैसे माने? तो इसीलिए हम इसी प्रक्रिया को जो हमने इस तरफ के नंबर से किया है इधर के नंबर से भी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि लास्ट 1 मतलब 5th और 6th सेकंड के बीच में देखूं तो क्या नंबर आता है, 5 से लेकर 7 सेकंड के बीच में देखूं तो क्या नंबर आता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले 5वें से लेकर 8वें सेकंड तक देखूंगा, वैल्यू लिखूंगा। 5वें से लेकर 7वें सेकंड तक देखूंगा, एक वैल्यू लिखूंगा। 5वें से लेकर 6ठे सेकंड तक लिखूंगा, एक वैल्यू देखूंगा। तो मैं वहां पर टाइम फ्रेम जो है कम करता रहा हूं, पहले बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब मैं टाइम फ्रेम को कम करता जा रहा हूं और फिर उस वैल्यू को देखूंगा। तो अब वो वैल्यू जो होगी ना, वो भी आपकी 5 की तरफ वो घटती हुई नजर आएगी, वहां पर वैल्यू छोटी होती हुई नजर आएगी, यानी कि वो वैल्यू भी किसी नंबर की तरफ जा रही होगी। तो यहां पर ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, उस वाले केस में वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा ये वैल्यू इधर ही कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, यस और नो, जरा सोच के देखो, ठीक है। और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये काम मैं आपको एज अ टास्क देता हूं, क्योंकि देखो आपको ऑब्जर्वर बनना जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशन की मदद से 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 9वां सेकंड, 10वां सेकंड, अगले 4 सेकंड के लिए डेटा लिख लेना। वेलोसिटी तो 7, 8, 9, 10 ही आएगी। पोजीशंस का बस आपको डेटा लिखना है और फिर आपको ये करना है एवरेज स्पीड फॉर, आप यहां से कर सकते हो 5 से लेकर 10वें सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालो। फिर आप 5 से लेकर 9वें सेकंड तक, फिर निकालो एवरेज स्पीड 5 से लेकर 8वें सेकंड तक,
फिर निकालो एवरेज स्पीड 5 से लेकर 7वें सेकंड तक, फिर निकालो एवरेज स्पीड 5 से लेकर 6ठे सेकंड तक। तो गैप 5 सेकंड का, 4 सेकंड का, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का। अब यहां पर ये नंबर मैंने तो खैर सॉल्व नहीं किया है, बट ये नंबर कुछ ऐसे ही आएगा। मान लेते हैं 9 आएगा, 8.5 आएगा, ये मैं खुद से तुक्का मार रहा हूं। 8 आएगा, 7.5 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 5.5 ऐसे कुछ आएगा। तो यहां पर ये दिख रहा है कि ये नंबर घट रहा है, यहां पर दिख रहा है ये नंबर बढ़ रहा है। ऐसे ही नंबर आएंगे, ठीक है, इतना तो बाय डिफॉल्ट देख के कैलकुलेशन हो जाती है। तो नियर बाई ऐसे ही नंबर आएंगे कि ये नंबर नीचे की तरफ जा रहा है, यहां से नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों साइड से अगर देखें तो ये नंबर 5th सेकंड पे कहीं कोइंसाइड करेगा, कहीं कोइंसाइड करेगा। और फिर अभी हमने दूर दूर के नंबर लिए हैं, ठीक है, इसलिए गैप थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रक्रिया को ऐसे किया जाए कि यार मैं 12 से लेकर मैं यहां पर सॉरी जैसे यहां पे ले लेता हूं, यहां पे मान लेता हूं 4.9 सेकंड है, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं कि 4.8 सेकंड है, और यहां पे ले लेता हूं कि 4.5 सेकंड है। तो बहुत छोटे गैप में चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन पोजीशन को चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड करूं तो बड़ी क्लोज की वैल्यू आएगी। देखो जैसे जैसे मैं 5th सेकंड के करीब जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं 5th सेकंड पर वेलोसिटी को पता करना चाहता हूं। जब गैप बड़ा है तो एवरेज स्पीड कम है, जब गैप छोटा हो रहा है एवरेज स्पीड और क्लोज जा रही है 5 के। तो अगर मैं क्लोज वैल्यू से ऐसा करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, तो डेटा और करीब का आंसर देगा। और अब इसको फील करने का वक्त आ गया है, फील करने का वक्त आ गया है। सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फील करना इंपॉर्टेंट होता है। अब वो ये है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, आप यहां पे थे और यहां पे थे, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी है, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी स्लो थी, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां तक आते आते बहुत बढ़ गई, ठीक है। चलो, तो ये बढ़ी, तो अगर मैं इतने टाइम में, क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी यहाँ स्लो थी तो आप कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे ज्यादा टाइम में, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती गई तो आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे, यस, ठीक है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी अगर आप जानना चाहते हो तो सोचो 5वें सेकंड के वेरी क्लोज 4.9 सेकंड पे जो आपकी वेलोसिटी होगी और जो 5th सेकंड पे आपकी वेलोसिटी होगी वो तो नियर बाई सेम ही होगी ना, मतलब सेम नहीं कहेंगे, डिफरेंट होगी, बट वैल्यूज बहुत क्लोज होंगे। 4.95 सेकंड पर और 5th सेकंड पर उसकी क्लोजनेस और बढ़ेगी, 4.99 सेकंड पर और 5th सेकंड पर क्लोजनेस और बढ़ेगी, 4.99999 सेकंड पर और 5th सेकंड पर क्लोजनेस और बढ़ेगी। तो अगर मैं जितना छोटा डिस्टेंस लूं उसको उसी टाइम गैप से, जैसे 4.9 और 5 के बीच में मैंने टाइम गैप कितना आया 0.1 सेकंड का, तो जो मेरी रफ्तार होगी मैं उसी के हिसाब से तो डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा ना। मेरी रफ्तार अगर स्लो होगी तो मैं डिस्टेंस स्लो ट्रेवल करूंगा। मान लेते हैं मेरी रफ्तार यहां पर अज्यूम करते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, तो 0.1 सेकंड में मैं 0.5 मीटर ही ट्रेवल करूंगा, 0.2 सेकंड में मैं 0.2 सेकंड में मैं 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। तो मेरी रफ्तार से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी रफ्तार डिफाइन करेगी, जो भी वास्तविकता में होगी उसके हिसाब से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो जितना क्लोज मैं चला जाऊं, इस गैप को मैं जितना छोटा करता जाऊंगा, उससे होगा क्या कि दूरी में जब आपका डेटा देखो, जब आप बहुत दूर से बहुत लंबे वैल्यू का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी छोटी आ रही है, ऑब्वियसली आएगी। यहां पर आप धीरे चल रहे थे ना, यहां पर आप तेज चल रहे हो, लेकिन अगर कम समय का निकालोगे तो आपका जवाब देखो बहुत क्लोज आ रहा है। तो अगर मैं ये दूरी को जितना क्लोज करता जाऊं, जितना कम गैप लूं मैं इसमें, ठीक है, जीरो नहीं ले सकता क्योंकि 0/0 हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम वास्तविकता में देख सकते हैं। तो वास्तविकता को देखने के लिए हमने क्या किया कि हमने गैप बहुत छोटा लिया। हमने गैप को ऐसे लिया कि यार T1 और T2, T1 ले लिया 4.9 और T2 ले लिया 5th सेकंड। इस दौरान जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, उसको S1 लिख देता हूं। फिर मैंने T1 को ले लिया 4.95 और T2 को ले लिया 5। इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको S2 ले लेता हूं। तो S2 अपॉन में 0.1, S2 अपॉन में 0.05, फिर उसी तरीके से T1 ले लिया मैंने 4.99 और T2 ले लिया मैंने 5, तो ये हो जाएगा 0.001, और यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको S3, फिर मैं लिखूंगा S3 अपॉन में 0.001। तो एवरेज वेलोसिटी तो लंबे दूरी की अलग होगी, लेकिन जो आपने डिस्टेंस ही बहुत छोटा सा ट्रेवल किया है, तो इस दौरान जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्लोज होगी ना आपके इंस्टेंट वेलोसिटी के। तो इसका मतलब आप छोटे छोटे पॉइंट, छोटे डिस्टेंसेस का और छोटे टाइम फ्रेम का जितना छोटा करोगे उतना आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ोगे। ध्यान से समझना, यहां पर ये क्यों कर रहे हैं हम छोटा, क्योंकि जितना छोटा हम करते जा रहे हैं हमारी वैल्यू उसके और करीब जाती जा रही है, और करीब जाती जा रही है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं और एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई अगर मैं 4.9 और 5th सेकंड पे चलता हूं तो मेरा यहां पर 4.9 सेकंड पर मेरा डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा, तो 4.9 मल्टीप्लाई 4.9, ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर देता हूं, तो मेरा यहां पर पोजीशन आएगा मेरा 12.005, ठीक है।
तो फॉर चेक करने के लिए मैं यहां पर स्पेस खाली करता हूं, ठीक है। व्हेन टाइम इज 4.9, ठीक है, तो यहां पर मेरी पोजीशन है, पोजीशन है मेरे पास 12.005, एंड व्हेन टाइम इज 5, मेरी पोजीशन है 12.5, ठीक है, 12.5 है। तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो है 12.5 माइनस 12.005, चेंज इन पोजीशन, इतना ही तो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना होगा 0.1। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस करता हूं, ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 0.495 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, मेरा रिजल्ट आया 4.95। तो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है, सोचो सोचो, जल्दबाजी नहीं है, सोचो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एक्सपोनेंशियल इवोल्यूशन देने वाली है। आपकी एवरेज स्पीड लंबी दूरी के लिए ऑब्वियसली कम ही आएगी आपके इंस्टेंट वेलोसिटी से, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए उसी टाइम के करीब, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी छोटा है, टाइम भी छोटा है, और आपकी जो वेलोसिटी जो बढ़ रही है, ठीक है, 4 से 5, जैसे यहां पर 4 मीटर पर सेकंड से यहां पर आते आते 5 मीटर पर सेकंड हुई है, तो भाई वो 4 से 5 तक गई है, तो यहां पे शायद 4.9 होगी वेलोसिटी, वो तो क्लोज है ना 5 के। तो आपकी जो एवरेज स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी जिस पॉइंट पे आप ढूंढना चाहते हो उसके तो करीब ही मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट नेचर वांट टू शो, ये वही चीज है जो नेचर आपको दिखाना चाहता था कि भाई अगर आपको 0/0 आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, यस, और नंबर्स वेरिएबल हैं, तो उसके करीब के वेरिएशन को देखो और उसमें रिजल्ट्स की मदद से ये प्रिडिक्ट करो कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने यहां पर 4.9 और 5 के लिए किया, अब 4.95 के लिए करते हैं, ठीक है, 4.95 के लिए करते हैं, तो यहां पर जो गैप हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, ठीक है, 0.05 हो जाएगा, और ये बस मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो इसको कर लेते हैं, 4.95 मल्टीप्लाई 4.95 डिवाइड बाई 2, 12.25125, तो ये जाएगा 12.25125, ठीक है, माइनस 12.5 डिवाइड बाई 0.05, ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट आया मेरे पास 4.975 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और देखो डेटा हमें वही दिखा रहा है, और यहीं से हमें समझ आया कि यदि आपको वास्तविकता देख के ही, अब ध्यान से सुनना, अब कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट आएगा, जो कि ये है कि भाई आप 0/0 को सॉल्व कर नहीं सकते हो, आप वास्तविकता को देखते हो, ठीक है। जब वो मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से था तो वास्तविकता को समझना हमारे लिए आसान था, बट अगर मोशन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है तो वास्तविकता को देखने के लिए हमें यहां पर जिस पॉइंट पर आप 0/0 को खोजना चाहते हो, जैसे हम यहां पर t=5 पर खोजना चाहते हैं, तो हम t=5 के, ध्यान से सुनना, करीब जाएंगे और वहां पर नंबर्स का बिहेवियर किस तरीके से है, ठीक है, 0/0 हम नहीं सॉल्व करेंगे यहां पर, ध्यान से सुनना, 0/0 सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता को जानना चाह रहे हैं कि भाई उसके करीब जब हम जा रहे हैं तो उस दौरान इसमें इनके नंबर्स का फ्लो किस तरह का है, जिसके मदद से हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू व्हेन t=5 होगा तो उस वक्त 0/0 की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमने देखा एवरेज स्पीड फ्रॉम 4.9 टू 5th सेकेंड पर क्या निकल कर आई थी मेरे पास, आई थी हमारे पास 4.95 मीटर पर सेकेंड, और वही एवरेज स्पीड और छोटा कर दिया हमने टाइम फ्रेम 4.95 से लेकर 5 तक, तो आया 4.975 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और डेटा लिख लेता हूं, एवरेज स्पीड 4.4 सेकेंड, 4th सेकेंड से लेकर 5th सेकेंड तक किया था 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा ये देखो, इन नंबरों को अगर आप देखोगे तो ये नंबर कहां अप्रोच कर रहा है, टूवर्ड्स 5 अप्रोच कर रहा है, बट क्योंकि ये इसके आगे भी जा सकता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इसके आगे भी जा सकता है, तो वेरिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली ह्यूमन लॉजिक भी यहां पर काम आता है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी तो इस्तेमाल करना है। दिख रहा है कि ये 5 की तरफ बढ़ रहा है, बट श्योर नहीं है ना, क्या पता ये 5.1 की तरफ बढ़ रहा हो, क्या पता ये 5.5 की तरफ बढ़ रहा हो, और क्या पता ये 100 की तरफ जा रहा हो। तो हमने क्या किया, हमने किया कि भाई 5th सेकेंड से लेकर, हमें काम करते हैं 5th सेकेंड से लेकर 6th सेकेंड का एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। टाइम को सेव करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, खुल जा भाई, ठीक है। तो 6th सेकेंड पर मेरी पोजीशन है, एवरेज स्पीड फ्रॉम 5th टू 6th सेकेंड इज, पोजीशन है 18 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी मेरे पास, वो डेटा मैं यहां लिखता जाऊंगा, एवरेज स्पीड फ्रॉम 6th टू 5th सेकेंड, 5th टू 6th सेकेंड लिखता हूं, 5वें से लेकर 6ठे सेकेंड तक जो मेरी एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ रही है मेरे पास, कहां गया, 18 और 12 6 हो जाएगा 5.5,
तो ये आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5.5 सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, 5.5 सेकंड पे मेरी पोजीशन क्या होगी, 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाई 2, मेरी पोजीशन होगी 15। एवरेज स्पीड फ्रॉम 5 टू 5.5 सेकेंड 15.125 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5। टाइम ड्यूरेशन तो आधे सेकंड का है, तो यहां पर मैं इसमें से माइनस करता हूं 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो आंसर आया मेरे पास, एवरेज स्पीड फ्रॉम फिफ्थ टू 5.5 सेकेंड इज 5.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं 5.1 सेकेंड पे। 5.1 मल्टीप्लाई 5.1 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 13.005। ठीक है, एवरेज स्पीड फ्रॉम 5 टू 5.1 सेकेंड, तो ये मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं इसको, माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 0.1। तो ये आंसर आएगा मेरे पास, एवरेज स्पीड फ्रॉम 5 टू 5.1 सेकेंड दैट इज 5.05 मीटर पर सेकेंड। अब एक दिशा से जब हम ये प्रक्रिया कर रहे थे तो हमारे पास बढ़ रहा था, बट श्योर नहीं कह सकते ना हम लोग, तो हमने विपरीत दिशा से भी एवरेज स्पीड को 5 के करीब ले जाने की कोशिश करी। तो हमें ये नंबर देखो 5 से 5.25 5.05, अब यहां से ये भी नजर आ रहा है कि ये 5 की तरफ बढ़ रहा है और यहां से भी लग रहा है 5 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि एट t इक्वल टू 5 इंस्टेंट वेलोसिटी इज, नेचर की वास्तविकता को देखकर, सॉल्व करके नहीं, ध्यान से सुनना, सॉल्व तो हमने एवरेज स्पीड को किया है, बट ये गोल्डन लाइन है, आपको समझना होगा इस बात को। ठीक है, नेचर की वास्तविकता को देखकर, क्योंकि एवरेज स्पीड इंस्टेंट स्पीड के करीब जितना छोटे टाइम फ्रेम के लिए लोगे, एवरेज स्पीड इंस्टेंट स्पीड के इक्वल भले ना हो लेकिन उसके करीब तो होगी ना। तो हमने क्या किया, थोड़े कम गैप का लिया, उससे कम गैप किया, उससे कम गैप किया, ताकि हमें नंबर्स का फ्लो नजर आए जो कि 5 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमने क्या किया, एक तरफ से गारंटी नहीं बन रही भाई, हम तो कह सकते हैं ये क्या पता 5 के ऊपर निकल जाए, लेकिन इस तरफ ये बढ़ के ये घटता हुआ नजर आ रहा है और 5 की तरफ जा रहा है, यहां ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां ये घटता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इन दोनों को देखकर ये कंक्लूड करेंगे कि 0 डिवाइड बाई 0 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड होगी। एंड ये सॉल्व नहीं किया है क्योंकि 0 डिवाइड बाई 0 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। नंबर्स के बिहेवियर को देख के, लेफ्ट साइड से नंबर्स को देखा, राइट साइड से नंबर को देखा, और हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड। नेचर की वास्तविकता को देख के हमने इंस्टेंट वेलोसिटी को प्रेडिक्ट किया। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम लोगों ने नाम दिया आगे चल के। और यहीं से एक बात को समझो, अब इंसान ने एक प्रक्रिया खोज ली है कि कैसे आप 0 डिवाइड बाई 0 को वास्तविकता में समझोगे। वास्तविकता में 0 डिवाइड बाई 0 एग्जिस्ट करता है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, तो कैसे ढूंढोगे, उनके करीब जाके ढूंढोगे, नंबर के फ्लोज को ऑब्जर्व करके ढूंढोगे, और सॉल्व नहीं करोगे, वास्तविकता को देख के बताओगे, और दोनों तरफ से करोगे ताकि श्योरिटी मिले। इसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया लिमिट का, इसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया लिमिट का। लिमिट के जरिए आप इन नंबर्स को, नॉट डिफाइंड नंबर्स को, चाहे वो 0 डिवाइड बाई 0 हो, चाहे वो 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी हो, इनके पास जो नंबर आते हैं, इनसे जो नंबर आते हैं, इनको आप खोजते हो वास्तविकता को देख के। जब चीजें कांस्टेंट हैं तो वो हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए वास्तविकता आसानी से नजर आ जाती है। लेकिन यदि वो वेरिएबल होता है तो उसके करीब जाओ, ऑब्जर्व करो कि नंबर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इसका जवाब लिखते हो। तो इसी से ये कंक्लूड होता है कि हमने चलो इस लाइन को एक दो सेंटेंस के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को जो खोजा, अब नई खोज के साथ एक नया नाम आएगा, इसी प्रक्रिया को हम लोगों ने नाम दिया लिमिट। ठीक है, और यही बना हमारे लिए आगे चल के, एक ही चीज है कैलकुलस के अंदर, यही चीज कैलकुलस बनी। ठीक है, जब आप डिवीजन में नंबर को ढूंढते हो, 0 डिवाइड बाई 0 में जब आप किसी नंबर को ढूंढते हो, लिमिट की प्रक्रिया से, ध्यान से सुनना, प्रक्रिया एक ही है, बस यही। ठीक है, लिमिट की प्रक्रिया से जब 0 डिवाइड बाई 0 को ढूंढते हो तो उसको आपने नाम दिया डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब आप 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी को का जो नंबर होता है उसको ढूंढते हो लिमिट की प्रक्रिया से, सिर्फ लिमिट से, यानी एक ही चीज करनी है, लिमिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसको आप लोग कहते हो इंटीग्रेशन, उसको आपने नाम दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या है ये, कितनी आसान सी बात है ना। ध्यान से सोचना, इस बात पे गौर करना। कई बच्चों ने पूछा है कि पढ़ाई इतनी हार्ड क्यों है, लेकिन एक वास्तविकता बताता हूं, जरा सोचो, क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है, आसान है ना। ठीक है, अब यहां पर इस ऑब्जर्वेशन को ना करके यदि हम लिमिट्स को
जो हम 11th में पढ़ते हैं, और साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर तो हमें स्टार्टिंग में ही वो आ जाते हैं, उनके फॉर्मूलाज आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब हमें इनका मूलभूत सिद्धांत पता नहीं होता है, ना हम पूरे 11th 12th में इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? अधूरा ज्ञान, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज पता है। और अब एक और बात देखो, सही ऑब्जर्वेशन से हमें एक बात पता चल गई कि ये सब चीजें जिनको हम एज अ फॉर्मूला बोलते हैं, वो तो फॉर्मूला है ही नहीं। फॉर्मूला का मीनिंग होता है कि जिसमें आप वैल्यूज को पुट करते हो, हर एक वैल्यूज के लिए एक समीकरण बना दिया गया है, आप वैल्यू पुट करो, जवाब मिलेगा। बट यहां आप वैल्यू पुट थोड़ी कर रहे हो, ये तो वास्तविकता को देखकर खोजा गया एक रिजल्ट मात्र है। यानी कि पूरे एंटायर कैलकुलस में कोई फॉर्मूला नहीं है। जिनको आप फॉर्मूला बोलते हो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड रिजल्ट्स हैं, दैट्स इट। क्योंकि यहां आप कुछ सॉल्व थोड़ी करते हो। अगर मैं कहूं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ, जो कि अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, बट मैं ये कैलकुलस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है। हम कहते हैं यार ये कैलकुलस का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये चीज मैं समझाना चाहता हूं। तो ये फॉर्मूला नहीं है। साइन थीटा का डेरिवेटिव लिमिट की प्रक्रिया से खोजा गया है, ये वो डिस्कवर्ड रिजल्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही प्रक्रिया है लिमिट की। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम यहां पर एक और मिसकंसेप्शन रखते हैं कि हमें लगता है कि ये जो जीरो है ना, ये नियर बाई जीरो है। ये जीरो नहीं है, जीरो के करीब का जीरो है। गलत, ये एग्जैक्ट जीरो है। जो प्रक्रिया आप कर रहे हो ना, उसमें आप जो डिफरेंस है, जैसे यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड का है, यहां से यहां का डिफरेंस जो है वो 0.1 सेकंड का है, यहां से यहां का डिफरेंस है 0.05 सेकंड का है। तो वो डिफरेंस को आप जीरो के करीब ले जा रहे हो, लेकिन आप वैल्यू खोज रहे हो एग्जैक्ट जीरो के लिए। ध्यान से समझना, हम अधूरा ज्ञान लेते हैं तो हमें लगता है यार जो हमें थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं, और उससे हमें गलत कंक्लूजन विड्रॉ कर लेते हैं कि लिमिट के जरिए हम क्या करते हैं, जीरो के करीब की वैल्यू को निकाल के उसकी वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप जीरो के करीब की वैल्यू में पैटर्न्स देखते हो, जिसकी मदद से आप एग्जैक्ट 0/0 की वैल्यू को बताते हो। ये है ट्रू इंफॉर्मेशन लिमिट को लेकर, कैलकुलस को लेकर। और अब जो सीखने वाली बात थी, वो सीखने वाली बात यह है कि यार कितनी आसान सी चीज है ना ये। एक ऑब्जर्वेशन से अगर हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं, तो अभी लग रहा होगा कि यही क्या है यार, बस एवरेज वैल्यूज की मदद से, एवरेज वेलोसिटी की मदद से, हाँ करीब की वैल्यूज निकाली हमने और इंस्टेंट वेलोसिटी को प्रिडिक्ट कर लिया। अब क्योंकि एक तरफ से अनसर्टेनिटी थी, तो हमने दूसरी तरफ से भी कर लिया, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पे जो नंबर्स लिए थे वो 5th सेकंड के लेफ्ट साइड में थे। तो इस प्रक्रिया को अगर हम लिमिट बोलते हैं, तो हमने लेफ्ट साइड के नंबरों से जब किया तो हमने उसको नाम दे दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हमने वही प्रक्रिया राइट साइड के नंबर से किया तो उसको बोल दिया राइट हैंड लिमिट। और क्यों जरूरी है ये करना? अब हम सिर्फ रट लेते थे 11th 12th में कि यार एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालने हैं, पर क्यों निकालने हैं? इसके रीजन को नेचर में ऑब्जर्व करके हम खुद ढूंढ सकते हैं। दिस इज सो इजी। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है आपका राइट हैंड लिमिट। इसकी डेफिनेशन क्यों याद करूं, जब मैं नेचर में देख के इनको, इनके जन्म को खुद खुद इनकी अनुभूति कर सकता हूं, या प्रत्यक्ष देख सकता हूं कि भाई क्यों क्यों करना पड़ रहा है मुझे ऐसा। क्योंकि यहां पर अगर मैं कहता हूं ये 5 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये यहां पर 5.1 भी तो हो सकता है। यानी कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को चैलेंज किया, और उसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने कहा राइट हैंड साइड से भी निकाल लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये भी 5 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी 5 की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो श्योरिटी मिल गई कि हाँ चलो ये श्योर है कि हाँ भाई ये नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा है। और इससे एक और बात पता चलती है कि जरूरी नहीं कि हमारा आंसर सही ही हो, कई परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में मैं बताऊंगा। अभी हम फर्दर इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी हम ओरिजिन को देख रहे हैं, डिस्कवरी को देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं आएगा। क्वेश्चंस में जब जाएंगे तो एग्जांपल्स के अंदर बताऊंगा कि बहुत से केसेस में ये गलत भी होता है, क्यों होता है वो भी हम जानेंगे, अन्यथा हम हर बार इसको सही मान लेंगे। लेकिन वो केसेस वास्तविकता पे डिपेंड करते हैं, वो वास्तविकता पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रक्रिया में मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना देता हूं, आपकी क्यूरियोसिटी को अभी जागी होगी तो बता देता हूं। मान लेता हूं 5th सेकंड पर इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है इमेजिनरी। मैं भाई बढ़ा इसी रफ्तार से, जैसे चल रहा था वैसे चला, लेकिन ठीक 5th सेकंड पर इन रियलिटी मैंने क्या किया, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं कर सकता हूं, इमेजिनेशन में चलते हैं। ठीक 5th सेकंड पर मैंने अपनी वेलोसिटी को 0 कर दिया, और फिर ठीक अगले ही पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस से उसी तरीके से, उसी जो ये इक्वेशन चल रही है इस इक्वेशन के हिसाब से ही आगे बढ़ने लगा। तो इक्वेशन का जो वैल्यूज है नियर बाई जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो तो मुझे 0/0 की वैल्यू 5 ही बताएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से भी करूंगा तो भी 5 ही बताएगा। लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जो मैंने इमेजिनरी कंडीशन बनाया है उसको रियलिटी मान लूं तो वो 0 था। इन परिस्थितियों में लिमिट काम नहीं करता है, इसीलिए आप आगे चल के कंटिन्यूटी पढ़ोगे।
तो कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं उसके रीजंस भी हमें समझ आने लग जाते हैं जब हम वास्तविकता को एक्सप्लोर करते हैं। अब ध्यान से सोचो, कितनी आसान सी ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, आई नो, बट ऑब्जर्वेशन तो लेंदी होती है ना। जो चीज वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियंस ने कई साल लगा के खोजा, हम सोचते हैं वो हमें एक सेकंड में समझ आ जाए। ठीक है, गलत। हम जो अपनी मेहनत करते हैं, गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उसमें एक ही चीज जाता है, वक्त। तो उस वक्त को अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएं तो बिलीव मी, गलत डायरेक्शन में हम चाहे कितना भी वक्त दे दे कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। सही डायरेक्शन में अगर हम वक्त को दे दें तो एक वक्त के गुजरने के बाद आप ज्ञानी बन जाते हो। तो वक्त का सदुपयोग होता है। तो हमें ऑब्जर्वेशन के जरिए जब बढ़े, रीजन भी समझ आया, इसकी खोज भी समझ आई, अब फिजिक्स के अंदर इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आएगा, ठीक है, तो हम उनको अप्लाई भी कर पाएंगे। अब हमें फॉर्मूलाज रट रट के अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ कि यार क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, इसके बजाय हम लोगों को पता होगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, हमें पहले था यार, पहले हमारा जो होगा यार क्यों कर रहे हैं, देखो वो बदल जाएगा, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब पता होगा अच्छा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, वर्ड सेम ही है लेकिन भावनाएं बदल गई। अभी तक ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाए तो हमें लगता है कैलकुलस, लेकिन अगर ऑब्जर्व कर लिया जाए तो हमें लगेगा कैलकुलस कितनी बेसिक सी चीज है, जीरो की दुनिया है ना भाई, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के जरिए वास्तविकता को देख के नंबर को बताएंगे, उस प्रक्रिया को लिमिट कहेंगे। जब डिवीजन में लिमिट यूज करेंगे तो उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन में जब यूज करेंगे तो उसको इंटीग्रेशन कहेंगे। क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है, वास्तविकता पता चल गई है। अब इस ज्ञान का इस्तेमाल हम फिजिक्स की दुनिया में करेंगे, और फिजिक्स के जरिए ही हमने ऑब्जर्व किया, मोशन के जरिए हमने इस चीज को खोजा। ठीक है, तो इसका पूरा कनेक्शन फिजिक्स के साथ है, और ऐसे ही हमारी पढ़ाई आसान बनेगी, हम आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और सेल्फ लर्नर बन पाएंगे। ऑब्जर्वेशन ही वो की है जिसके जरिए पढ़ाई आसान बन सकती है। नंबर के फ्लो को देखना है, एंड दैट्स इट। हर वो चीज जो आपके लिए अनजानी है वो आपके नॉलेज क्षेत्र में अपने आप आ जाएगी। जस्ट डू ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और अब आपके लिए ना, ये लिमिट को समझने के बाद डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझना चुटकी बजाने जैसा होगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना चुटकी बजाने जैसा होगा। आप एक इवोल्यूशनरी इंसान कैसे बनोगे, क्योंकि आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाते थे। ठीक है, आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाते थे, ये आपको क्यों इवोल्यूशनरी बनाएगा, इसने इंसानों को क्या शक्तियां दी, वो शक्तियां मैं आपको बताता हूं, और जो हम आगे के क्लासेस में ऑब्जर्व करने वाले हैं। अभी तक आप एक फिक्स्ड फिगर का, जो ज्योमेट्रिक फिगर होती थी, इसका एरिया निकाल पाते थे, लेकिन अब आप ऐसे फिगर्स का भी एरिया निकाल पाओगे, इस रैंडम फिगर का एरिया भी निकाल पाओगे। रियल लाइफ में आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव नहीं करते हो। क्यों जरूरी है ये चीज, क्यों 0/0 की वैल्यू हमें ढूंढनी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव नहीं करते हो। रियल लाइफ में आपकी एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होती है। सिंपल, आप घर से स्कूल जा रहे हो, क्या आपकी कार या स्कूटर या बाइक या बस जो भी है, क्या वो कांस्टेंट एक्सीलरेट करती है, उसका एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होता है। एक्सीलरेटर पे अगर स्कूटर का एक्सीलरेटर मेरा हाथ है, मैं तेज घुमाऊंगा तो एक्सीलरेशन फास्ट होगा, तेज घुमाते घुमाते स्लो कर दूं फिर तेज कर दूं तो एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। तो रियल लाइफ में आपका मोशन, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ लूं तो वो भी ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा। इन चीजों को कैसे स्टडी कर पाएंगे हम, उस पॉइंट बाय पॉइंट पे इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे बता पाएंगे हम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कैसे बता पाएंगे हम, लिमिट की मदद से बता पाएंगे। और लिमिट की जो प्रक्रिया, जो जो भी हम खोजेंगे, ये समय के साथ, शुरुआती दिन में हमने अभी कुछ खोजा थोड़ी है, लेकिन खोजने के बाद यही सारे काम चुटकी बजा के होते जाएंगे, और यही बनेगा कैलकुलस। आप यहां पर ये समझ लो कि कैसी भी शेप की बॉडी हो उसका एरिया बता सकते हो, आप सेंटर ऑफ मास बता सकते हो, उसमें इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन अब रीजन पता होगा कि ये हमने क्यों किया। ठीक है, आपको वर्क निकालना होगा, वर्क मान लो, वर्क को ही देखते हैं, वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट में हम यहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, वहां कैलकुलस काम आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका वर्क वेरी कर रहा है, हर बार आप सेम फोर्स थोड़ी लगाते हो। यानी कि देखो, इन बुक्स हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि मैंने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, ठीक है, या ऐसा फोर्स लगा दिया मैंने जो कि कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेरिएशन के साथ वेरी कर रहा है, बट इन रियलिटी हम धक्का मारते थक जाते हैं रुक जाते हैं, फिर धक्का मारते थक जाते हैं रुक जाते हैं। अभी मैं फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहा हूं, लेकिन रुकते रुकते वो 1 न्यूटन पे आएगा, फिर 0 न्यूटन पे होगा, और उसकी वेरिएशन, स्टार्टिंग में एनर्जी है तो मेरा जो रुकने, जो धीमे धीमे फोर्स कम करने का स्पीड है वो स्लो है, लेकिन मैं थक गया हूं तो मेरा फोर्स कम करने की स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। तो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को समझने में मदद करेगी आपके सिर्फ ये लिमिट। और लिमिट क्या है, नियर बाई वैल्यूज को एक्सप्लोर करके उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू को खोजना। कितने बड़े दरवाजे को ओपन कर दिया नेचर ने आपके लिए, ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए अब आप रेडी हो। वेव मैकेनिक्स हो, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो, आपका कैपेसिटर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिज्म हो, क्वांटम फिजिक्स हो, मैकेनिक्स हो,
इस एंटायर यूनिवर्स में हर चीज समय के साथ फ्लो करती है, और जो चीज समय के साथ फ्लो करती है उसमें इंस्टेंट आता ही आता है, और जब इंस्टेंट आता है तो वो आप 0/0 और 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी की दुनिया में ही आपको लेकर जाता है। और जब वो वहां आपको लेकर जाता है तो वहां आप सॉल्व थोड़ी कर सकते हो, वहां यही प्रक्रिया फलने फूलने वाली है और नई नई चीजें आपको दिखाने वाली है। और ट्रस्ट मी, सिर्फ जो हमने यहां किया है सिर्फ इतना ही है लिमिट, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में आप इस चीज को भर भर के देखने वाले हो। जो हमने यहां किया है ना, बस वही करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट जरूरी है एक बार में इसको बताना, अन्यथा इसमें अगर कट लगा देता मैं तो चीजें आपके लिए सीक्वेंशियल नहीं बन पाती, वो नहीं कनेक्ट कर पाते आप अगर एक ब्रेक आ जाता तो। बट द थिंग इज, कैलकुलस से हम लोग कहां पहुंच गए? कैलकुलस आसान है ना, एक चीज छुप गई, हमारे लिए चीज हार्ड हो गई। हमने डिस्कवरीज को नहीं देखा, रियल ज्ञान को नहीं लिया, चीज हार्ड हो गई। अधूरा इंफॉर्मेशन आपकी पढ़ाई मुश्किल करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी पढ़ाई को सुपर इजी बना देगा और आपके लिए पढ़ाई इंजॉयबल हो जाएगी। दैट्स इट। तो लिमिट की इस प्रक्रिया को एक बार और फिर से ऑब्जर्व करना, इस वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, क्योंकि अगले पार्ट में हम लिमिट को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, अदर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम डिफरेंशिएशन को एक्सप्लोर करेंगे, इंटीग्रेशन को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के दरवाजे खोलने से पहले इनका जानना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बस 4 फॉर्मूले रटवा के फिजिक्स के दरवाजे ओपन करूं, क्योंकि वो आपके साथ अन्याय होगा। बिना जाने कि इनका मतलब क्या है, फिजिक्स का गेट अगर हम ओपन करेंगे, हम लोग अभी नंबर्स के जरिए ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या होता है उसको समझ रहे हैं। इसके बाद आपके मैथ्स के चैप्टर ओपन होंगे, फिजिक्स के चैप्टर ओपन होंगे, एंड देन हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे इन राइट वे। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए है ये सारी पार्ट, और आपके ये प्री रिक्विसाइट्स हैं जिनका जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है। सो हमें इन चीजों को राइट वे में ग्रैब करना है। सो अपने दोस्तों को भी इन चीजों तक पहुंचाओ। राइट वे ऑफ एजुकेशन जब इंडिया में स्प्रेड होगा तो इंडिया विश्व गुरु बनेगा और हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।